दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से 18 जुलाई 2023 की तारीख काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। एक तरफ जहां बेंगलौर में 26 राजनीतिक दलों ने इंडिया अपने आप को घोषित किया, यानी उन्होंने अपना जो अलायंस बनाया उसका नाम इंडिया घोषित किया, तो दूसरी तरफ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और ख़ास करके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की बैठक हुई और उसमें ये दावा किया गया कि 38 जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं उन्होंने एनडीए में शिरकत की है। अब सवाल ये है कि जो इंडिया वर्सेस एनडीए की जंग है, क्या यही 2024 के प्रमुख प्रतिद्वंदी होंगे या कोई तीसरा मोर्चा भी बनेगा? अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री या आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री या और भी इस तरह के राजनीतिक दल, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी, उसमें अकाली दल भी और उसमें वीआरएस के चंद्रशेखर राव भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं कि वो किधर जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण तो मायावती किधर जाएंगी। इसलिए अभी पत्ते पूरी तरीके से खुले नहीं हैं, लेकिन लड़ाई तो दो ध्रुवों के बीच में होने जा रही है, ये स्पष्ट तौर पर दिखने लगा है। जहाँ तक बात इंडिया की है, यानी विपक्ष के 26 दलों की है, उन्होंने अपना प्रोग्राम लगभग तय कर दिया है। खास बात ये रही कि कांग्रेस पार्टी बेहद उदार दिखी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री पद में कांग्रेस की कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल गांधी सक्रिय दिखे, लेकिन डिनर पार्टी में ज़रूर सोनिया गांधी थीं, दूसरे दिन वो उस तरह से सक्रिय नहीं दिखाई पड़ी। हालांकि पिछले दिनों जो सोनीपत की किसान महिलाओं के चित्र देखे थे, उसमें वो उनके साथ नाच भी रही थी। हालांकि उम्र इस समय 77 पर है, लेकिन बावजूद इसके सोनिया गांधी इस समय स्वस्थ और सक्रिय हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि ये जो इंडिया बना है, इसका संयोजक कौन होगा? क्या नीतीश कुमार इसके संयोजक होंगे? जाहिर तौर पर इसकी पहल कदमी करने वाले वो सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। उन्होंने ही उस ज़मीन को पैदा किया और आगे तमाम राजनीतिक दलों के साथ संपर्क किए, अरविंद केजरीवाल के साथ, अखिलेश यादव के साथ। इसके अलावा और चाहे वो शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, उनके साथ समय समय पर बैठकें की, राहुल गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार आगे आएंगे। ममता बनर्जी ने आज जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और जिस तरह से वो ऊर्जा से भरी हुई, सीधे तौर पर उन्होंने एनडीए पर हमला भी किया, नरेंद्र मोदी को चुनौती भी दी कि क्या वो इंडिया के अगेंस्ट जाएंगे, इंडिया का काउंटर करेंगे। वो उद्धव ठाकरे जिस कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई पड़ रहे थे, और उन्होंने तो ऐलान किया कि अगली जो मीटिंग होने जा रही है वो मुंबई में होगी, इस इंडिया की, माने जो विपक्षी गठबंधन है उसकी। ये भी तय हुआ है कि इसका कार्यालय दिल्ली में बनेगा, 11 सदस्यीय एक कमेटी बनेगी। तो पूरी कार्य योजना बनाई गई है विपक्षी दलों के गठबंधन की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल वही है कि इसका संयोजक कौन होगा। क्या सोनिया गांधी फिर से बागडोर संभालेंगी? सोनिया गांधी अभी माने आज की तारीख में 18 जुलाई को वो पृष्ठभूमि में क्यों थी, ये भी सवाल आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि अगर सोनिया गांधी के हाथ में बागडोर होती है तो अभी जो छूटे हुए विभिन्न राजनीतिक दल हैं, और उसमें खास करके निगाहें मायावती की तरफ हैं, तो वो मायावती को भी अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो सकती हैं, या ममता बनर्जी ज़्यादा उनसे सहज महसूस करती हैं बजाय राहुल गांधी के। इसके अलावा और भी जो राजनीतिक दल हैं वो ज़्यादा सहज महसूस करेंगे सोनिया गांधी के साथ, ऐसा लोग कह रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के बारे में जो लोगों की धारणा थी वो बहुत अब बदल चुकी है। खुद राहुल गांधी वैसे लगता है कि एकदम वो किसी भी पद और प्रतिष्ठा के प्रलोभन में नहीं हैं, वो उससे परे जा चुके हैं। वो इस ज़मीन पर लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों के भय को दूर कर रहे हैं, लोगों को
जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उन्होंने वो गांधी के रास्ते को चुना है। उनके दिल में कभी वो नेहरू और अंबेडकर दिखाई पड़ते हैं, जहाँ से वो सामाजिक न्याय की राजनीति की बात करते हैं, वो जनगणना की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की। और अभी जो संकल्प पत्र में जातिगत जनगणना का सवाल जोड़ा है वो ऑब्वियस है कि राहुल गांधी के अपने प्रयास के चलते हुआ है। अल्पसंख्यकों को लेकर के जो एक हिचक और ये मुसलमानों को लेकर के जो एक डर पैदा किया गया था मीडिया के ज़रिए, उस डर से भी निकल करके या डर से निकाल करके राहुल गांधी ने भारत के उस पूरे राष्ट्रवाद को, उसके इंक्लूसिवनेस को, उसके समावेशता को और जो आज़ादी के आंदोलन में जो निर्मित भारतीयता है उसको लेकर के पूरा एक माहौल इस देश में तैयार किया है नए ढंग से। और ये जो सत्ता का अहंकार पूरा है, सत्ता का जो आक्रमण था, उसको उन्होंने सहा भी है। उनकी सदस्यता भी गई, उनका घर भी छीन लिया गया, मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सज़ा भी हुई। पिछले साल अगर देखें तो ईडी के उनके कार्यालय में बुलाया गया, कई बार बुलाया गया, सड़कों पर पैदल निकल करके आए, पार्लियामेंट में उस बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ जब वो नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों को एक्सपोज करते हैं, उस समय भी राहुल गांधी को लेकर के सोशल मीडिया पर जिस तरह की नफ़रत की तमाम पोस्ट आती है, उससे जाहिर तौर पर ये दिखता है कि राहुल गांधी आज भी अमित शाह ने तो कहा ही महाराष्ट्र में एक रैली में कि क्या नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी होंगे या आप लोग राहुल गांधी को क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन राहुल गांधी के पास एक दूसरी टैक्टिस्ट भी है। वो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वो उनको आगे करके और कांग्रेस पार्टी को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। एक बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग के जरिए राहुल गांधी ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस इंडिया को संभालेगा कौन, इसको जोड़ करके कौन रखने में कामयाब होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार अगर होते हैं तो ममता बनर्जी खिंची हुई महसूस करेंगी या शरद पवार महसूस करेंगे? ऐसे में सबसे सीनियर जो सोनिया गांधी हैं और पहले उनको तजुर्बा भी है, यूपीए 1 और यूपीए 2 के दरमियान जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था उसको, उसकी देखरेख वो करती थी, उसके सर्वे सर्वा थी और कई उस तरह के अमेंडमेंट भी हुए थे, कई उस तरह की नीतियां भी बनी थी जिसके ज़रिए आम आदमी को बहुत राहत मिली, चाहे उसमें मनरेगा हो, सूचना का अधिकार हो, या राइट टू फूड हो, राइट टू एजुकेशन हो। ये तमाम वो नीतियां थीं जो गरीबों के हित में थीं, वो जो वंचित तबका है उसके हित में थी, मजदूरों और किसानों के हित में थी। तो सोनिया गांधी का वो एक अपना कद है, इस वजह से ये माना जा रहा है कि वो इस इंडिया की, इस अलायंस की संयोजक हो सकते हैं। अब आने वाले दौर में देखते हैं कि ये अलायंस क्या तय करता है। बहुत शुक्रिया।